दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने देश के मंत्रालय के बारे में बात कर रहे हैं। आपने तो देश में कई मंत्रालय का नाम सुना होगा, रेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। क्या आपने कभी भारत बेचो मंत्रालय का भी नाम सुना है? नहीं सुना होगा, लेकिन चौंकिए मत, हमारे देश में वो मंत्रालय भी है, भारत बेचो मंत्रालय, यानी राष्ट्रीय संपत्ति बेचो मंत्रालय। इनको अलग से एक विभाग ही बना दिया गया है। अब ऐसे सीधे सीधे सरकार भी तो जाके जनता को कहेगी कि हमने एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है भारत बेचो मंत्रालय, तो उनकी कितनी किरकिरी होगी। तो इससे बचने के लिए, सब जाल से बचने के लिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? विनिवेश विभाग या विनिवेश मंत्रालय। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 1991-92 में प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने इसकी शुरुआत किया। आपको पता होगा कि उदारीकरण की नीति वहीं से लागू हुआ था। उससे पहले हमारे देश में ये सख्त नियम था कि कोई भी कंपनी, चाहे बाहर की होगी यहाँ की होगी, तो उनको अपने जो भी आमदनी कमाएगा, आमदनी का 40% ही बाहर लेके जा सकता है, बाकी सारे के सारे उसको यहीं इंडिया में ही निवेश करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उदारीकरण की नीति लागू हुआ, ये सारे के सारे नीति बदल गए। कोई भी 100% तक भी निवेश करेगा वो विदेश ले जाएगा। कोई भी सरकारी संपत्ति है, सरकार किसी भी सरकारी संपत्ति को बेच सकती है। पहले ऐसा नहीं था कि सरकार किसी भी सरकारी संपत्ति को नहीं बेचेगी, बल्कि उसका आगे बढ़ाएगी। लेकिन जब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की जोड़ी ने उदारीकरण की नीति अपनाया, तो उन्होंने ये कर दिया कि कुछ चुनिंदा कंपनियों के 20% शेयर, 20 हिस्सेदारी, यानी हिस्सेदारी को बेच दिया जाए। इससे क्या होगा कि जनता के कल्याण के लिए काम आएगा। यहाँ से शुरुआत हो गई, शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद कुछ उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद 1996 में आते आते 3038 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति बेच दिया गया। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? आज के गुजराल थे। उन्होंने भी सिलसिला जारी रखा। शुरुआत किसने किया? वीपी नरसिम्हा राव ने। काम क्या था? नाम क्या उनका दिया? उसका जो उसने जो लागू किया नियम, आर्थिक उदारीकरण। अब उदारीकरण है या उजाड़ीकरण है, इसका निर्णय तो आप ही कर लीजिए। आपने दीमक को सुना होगा। दीमक का क्या काम है? किसी पेड़ में लग जाए, चौखट में लग जाए या दरवाजा में लग जाए, तो ऊपर से तो बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन अंदर अंदर से ही उसको खा करके खोखला कर देता है। तो ये जो विनिवेश नीति सरकार की है, जो इसी तरह से ये दीमक है, हमारे देश के अंदर में दीमक लग चुका है। आज़ादी से लेकर के 1980-84 तक हमारे देश के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई। भारतीय रेलवे बनाया गया, इंडियन रेलवे, बाल्को, नाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दुनिया भर की कंपनियां बनाई गई, और जो कि देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे काम किया। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद से ही पहले ये सरकार ने, नई सरकार जो आई नरसिम्हा राव की, उन्होंने नई नीति लागू किया और उसके इंदिरा के टाइम के पहले के सारी नीतियों को पलट दिया। सच्चाई तो ये है कि जो जिसके दबाव में ये नीति लाया गया, वही ताकतें थी जो इंदिरा गांधी को हत्या करने की जिम्मेदार है। वही ताकतें जिनके इशारे पे, विश्व बैंक के इशारे पे, अमेरिका के इशारे पर, या कहिए कि विदेशों के इशारे पे ये नीति अपनाई गई नरसिम्हा राव ने, ये वही ताकतें थी जो इंदिरा गांधी की हत्या में के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए आगे हम करते हैं बात। तो इनकी इन्होंने नाम क्या रखा? विनिवेश मंत्रालय। सीधे सीधे अर्थों में इसका सीधा अर्थ है भारत के संपत्ति को बेचो मंत्रालय, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचो मंत्रालय। लेकिन उसको नाम रखा इन्होंने विनिवेश मंत्रालय। 1999 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने भाजपा के,
उनके काल में वित्त मंत्री कौन थे? विनिवेश मंत्री थे अरुण शौरी। इनको तो आते ही ऐसा लगता है कि भारत के जितनी भी कंपनियां उनको एक ही झटके में बेच देंगे। उन्होंने धड़ाधड़ भारतीय कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। अब बेचना शुरू किया कि मतलब औने पौने दाम में, जो अरबों रुपए की जो कंपनी थी उसको करोड़ों में बेच दिया। राजस्थान का में सीबीआई अदालत ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज करने का भी आदेश दिया था। किस मामले में? लक्ष्मी विलास होटल, जिसको अरुण शौरी ने बेचा, उसका कीमत था 250 करोड़ रुपया। लेकिन पता है कितने में बेचा गया? मात्र जब जांच पड़ताल किया गया तो मात्र उसको 7 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ये है हमारे सबसे ईमानदार भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री अरुण शौरी। सीबीआई अदालत ने जांच किया, जांच में पाया गया, उस पर केस चला गया। लेकिन केस का क्या हुआ ये तो ना तो आगे कुछ पता लगा, ना मीडिया इन बातों को आगे कभी लाती है। ये तो नीचे दफन हो जाते हैं। इन चीज़ों को बाद में थोड़ा दिन के लिए हल्ला होता है, बाद में ये दफन हो जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। तो इस तरह से बदसूरत जारी रहा, निवेश की नीति हमें जारी रहा। 2006 में क्या किया इन्होंने? मारुति उद्योग था जो उनको पूरा निजी हाथों में दे दिया। जो सरकारी कंपनी थी मारुति, उसको बिल्कुल 100% शेयर उसका बेच दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक बेचा गया, भारतीय बाल्को बेचा गया, CMT बेचा गया, BSNL और CMT को तो टाटा ग्रुप के हवाले कर दिया गया, जो निजी क्षेत्र की कंपनी है। इसी तरह से मॉडर्न फूड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स, BPCL वगैरह सारी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। वाजपेयी सरकार ने BPCL और HPCL को बेचने का भी बात किया, मगर भारी विरोध को देखते हुए उसको कदम पीछे खींचना पड़ा। तो सब मिला करके इस तरह से बदसूरत वो काम जारी रहा। उसके बाद 2006 के बाद जो सरकार बनी उसमें वामपंथी सरकार का भी बोलबाला था, तो उनके दबाव में कुछ दिन के लिए विनिवेश रुक गया, या समझिए कि रुका तो नहीं, कम हो गया। लेकिन भाजपा के जैसे ही 2013 के बाद जो हमारे भाजपा की सरकार बनी, मोदी सरकार बने, उन्होंने तो फिर वही काम चालू कर दिया। उन्होंने साफ साफ घोषणा कर दिया कि सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है, हम रेल नहीं चलाएंगे, हम एयर इंडिया नहीं चलाएंगे, हम होटल नहीं चलाएंगे, हम स्टील नहीं बनाएंगे। ये सब काम उनके कौन बनाएगा? उनके कॉर्पोरेट मित्र बनाएंगे। यानी सारे के सारे इन कंपनियों को इन्होंने नीति बनाया है कि निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा। सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है, सरकार का काम है सिर्फ सरकार चलाना। और ये इन्होंने 2014 से लेकर 2018 तक मालूम है 1,99,646 करोड़ 1,99,646 करोड़ रुपये का भारत सरकार की संपत्ति इन्होंने बेच दिया, कंपनियों के हिस्सेदारी बेच दिया। बेच के उन्होंने क्या किया ये किसी से छिपा नहीं है। ये कंपनियां बेची क्यों जाती है? कहने को तो ये कहते हैं कि इस कंपनियों को बेच करके, इनको बेच करके, और इससे हम क्या करेंगे? जन कल्याण के लिए काम करेंगे। जन कल्याण क्या करोगे आप भाई? आपको फ्री का राशन दिया जाएगा, फ्री का तेल देंगे, फ्री का चीनी दिया जाएगा, फ्री का बस दिया जाएगा, फ्री का बिजली दिया जाएगा। ये सब नीति भारत सरकार की रही है। अरे अक्ल के अंधो, ये तो सोचो, जो कंपनी बेचने के बजाय कंपनी को आप लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कंपनी क्या बेच दिया? प्राइवेट कंपनियों को। जहाँ पर 10,000 मजदूर काम करते थे, वहाँ पर मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 1,000 हो गई। क्यों? कि इन्होंने सारा ऑटोमेशन सिस्टम कर दिया। लेकिन इन्होंने विदेशी नकल किया, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि विदेशों में क्या है, जनसंख्या बहुत कम है और पूंजी ज़्यादा है। लेकिन हमारा देश में इसका उल्टा है। हमारे देश में क्या है?
जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पूंजी कम है। तो हमारे देश में ऐसे उद्योग लगने चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, जभी तो जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होगा। लेकिन इन्होंने बेरोजगारी, इन्होंने विदेशी नकल करके इन्होंने जो से कि देश को मट्ठा बैठा दिया। और उसके बाद 2018 के में जो है कि इन कंपनियों का जो बदल है ना, जो विनिवेश मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। मोदी सरकार ने क्या नाम रखा है इसको? इसका नाम रखा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, निवेश और सामाजिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दीपम, DIPAM, दीपम क्या है? अब यही सुन लीजिए, दीपम और दीमक में क्या फ़र्क है? दीमक का क्या काम होता है? यदि किसी मकान में किसी पेड़ में लग जाए, चौखट में लग जाए, या लकड़ी के तख्ता में लग जाए, या दरवाजे में लग जाए, क्या करता है? ऊपर से तो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। इस तरह से खोखला कर देता है कि एक झटका में कभी भी गिर सकता है, धराशायी हो सकता है। वही काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और तो और उन्होंने, आपको पता ही होगा कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न की उपाधि दिया। कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। जो काम नरसिम्हा राव ने किया, अब हमारी सरकार, जो अब तक जितने भी सरकार है, करीब थोड़ा बहुत वही कर रही है। फिर दूसरी बात, उनको देखा था कि राज्य सरकार को भी वही काम करना पड़ रहा है। अब कहोगे राज्य सरकार क्यों कर रही है भाई? तो क्या था? उनकी मजबूरी थी, वो अब उनकी मजबूरी है। पहले के समय में क्या नीति था सरकार का कि पूंजी निवेश का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का था। कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस राज्य में कौन से संसाधन है, कहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया जाएगा, ये निर्णय करना होता था केंद्र सरकार का काम। लेकिन वही विदेशों से बात करती थी। लेकिन अब इन्होंने, जब से उदारीकरण की नीति अपनाया गया, इन्होंने राज्यों को भी छूट दे दिया कि लो भाई, हम भी लूटते हैं, तुम भी लूटो, जाओ विदेश जाओ और पूंजी निवेश करके लिए उनको न्योता दो। अब विदेशों में हमारे नेतागण, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री विदेशों में घूमते हैं, किस लिए? भाई आओ भाई, हमारे देश में उद्योग लगाओ, और आओ हमारे देश को लूटो। ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये हमारे देश में क्या उद्योग लगाने आ रहे हैं या हमारे देश को शोषण करने आ रहे हैं? इतना नहीं, ये हमारे देश की सिक्योरिटी को भी विदेशों तक पहुंचाते हैं। ये जो विदेशी कंपनियां हैं, खुद अमेरिका के संसद में ये बात बताया गया है कि हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में वही काम कर रही है जो हमारा CIA करता है, यानी गुप्तचरी का काम भी ये करते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि अब मोदी सरकार के बारे में तो पता है कितना मर दिया, मगर क्या है कि अब जैसे कि 2000 इन्होंने जो अब तक जो कंपनियां बेचा है उसका आपको एक बताते हैं। दीमक बेचे हैं 2023-24 में जो बेचे ये कंपनियां हैं, ACUVTI, इसके 40 करोड़ के शेयर बेचे गए, हिस्सेदारी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 9.3 करोड़ के हिस्सेदारी बेचा गया। कोल इंडिया 4188.31 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी बेचा गया। रेल विकास निगम 1365.61 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी बेचा गया। SJVN लिमिटेड, इसका भी 1348.47 करोड़ रुपए का शेयर हिस्सेदारी बेचा गया। भारतीय नवीकरण ऊर्जा विभाग विकास निगम, इसका भी 858 करोड़ का हिस्सेदारी बेचा गया। इरकान इंटरनेशनल 2450.59 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी बेचा गया। NHPC लिमिटेड, इसका 35.86 करोड़ रुपए का शेयर बेचा गया। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड, इसका 4049.95 करोड़ रुपए का शेयर बेचा गया। यानी कि
2023-24 में कुल 12,608.65 करोड़ रुपए का हिस्सेदारी बेचा गया। इसका नाम क्या है? दीमक। अब खुद दीपम। अब बताइए दीपम और दीमक में क्या अंतर है? कोई अंतर दिख रहा है आपको? इतनी सारी कंपनियां जो हमारे देश की जनता के सहयोग से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनाया गया था, ये इनको बेच करके देश को खोखला कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये कंपनियां बेची क्यों जा रही है? इसके मकसद, इनके पीछे मकसद क्या है? मैं आपको पहले मैंने बताया कि जोधपुर की एक अदालत ने अरुण शौरी के ऊपर जांच में पाया कि जो 250 करोड़ की कंपनी थी उसको मात्र 7 करोड़ में बेच दिया। तो इसी तरह से जो भी कंपनियां बेची जा रही है ना, ये समझो कि अरबों की कंपनी को करोड़ों में बेची जा रही है। कोई 10 अरब की कंपनी है तो उसके लिए क्या सरकार क्या करती है? उसके लिए आयोग बनाती है, एक समिति बनाती है। वो समिति उसका मूल्यांकन करती है कि भाई एक कंपनी कितने करोड़ की होगी या कितने रुपए की है। मान ले कोई करोड़ 20 कोई भी सरकारी संस्था है, उसका मान ले 50 अरब की है संपत्ति उसकी, उसको वैल्यू क्या लगाएंगे? क्योंकि वो तो सरकार के आदेश पे ही काम करते हैं। और वो कंपनी में पैसे कौन लगाएगा? जो सरकार के जो कारपोरेट मित्र हैं या जो विदेशी मित्र हो चाहे देसी मित्र हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेशी मित्र हैं वो भी तो सरकार के मित्र ही हैं, वो लगाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उन समिति के सदस्यों पर को अपने पल्ले में करके उनका कम मूल्य आंकते हैं और वही पैसा ब्लैक मनी के रूप में सरकार के खाते में आती है, पार्टियों के खाते में आती है। उसी पैसे से, चंदे के पैसे से सरकार चलती है। नहीं तो बताइए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, आज से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये कंपनियां इस स्थिति में थी कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा नहीं कर सकता था। सरकार ने जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ा किया गया, भारत सरकार ने किया गया, चाहे रशिया के सहयोग से, चाहे फ्रांस के सहयोग से, कहीं विदेशी के सहयोग से सरकार ने किया गया। निजी क्षेत्र को इतनी ताकत नहीं था कि कंपनी खड़ा करें। तो सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया। इसमें क्या है, सरकार बड़े बड़े उद्योग को लगाएगी और छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए निजी कंपनियों को भी मदद करेगी, उनको लोन देगी ताकि वो भी उद्योग लगा सकें। लेकिन आज स्थिति क्या हो गया है, उस टाइम क्या था कि कोई भी निजी कंपनी इतना बड़ा नहीं था कि कोई भारी उद्योग लगा सके। लेकिन आज यह स्थिति हो गया, उनकी हैसियत इतनी बढ़ गई है कि वो निजी कंपनियां सरकार से किसी भी कंपनी को सौदेबाजी करने को राजी है। यहाँ तक सरकार पूरी के पूरा देश बेच दे तो इतना बड़ा हो गया है कि वो खरीदने को तैयार है। अब सोचिए कि इन निजी क्षेत्र के पास इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया पैसा इतना? सब घोटाले और भ्रष्टाचार में के वजह से हुआ है। और इसमें सरकार भी शामिल है, सरकार के मंत्री भी शामिल है। और ये नहीं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी शामिल है। इस तरह से ये जो से कि कंपनियां आज करोड़ों की कंपनियां लाखों में कौड़ी के दाम बेचा जा रहा है। तो क्या इससे देश का विकास होगा? क्या आपको लगता है कि इससे देश का विकास हो गया? ये देश को खोखला कर रहे हैं। अब नाम दे रहे हैं उदारीकरण। ये उदारीकरण के नाम पर क्या किया है इन्होंने? कंपनी को तो खोखला कर दिया, मजदूरों को भी शोषणवादी व्यवस्था लागू करके मजदूरों को भी शोषण हो रहा है। अब क्या है, कंपनियों में ड्यूटी समझे कि 12 घंटा से कम का ड्यूटी है ही नहीं। जरूरत पड़ेगा तो आपको 24 घंटा भी रुकना पड़ जाएगा। आप यदि विरोध करोगे तो सीधे गेट से बाहर जाओ। इस तरह से इन्होंने काले कानून ला दिए हैं और निजी क्षेत्र को हित के लाए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो व्यवस्था लागू किया गया है सिर्फ शोषण के लिए लागू किया है, ताकि मजदूरों को बड़ी बड़ी कंपनियां शोषण कर सके और सरकार को उसमें हिस्सेदारी मिले। और इस हिस्सेदारी से ही सरकार चल रही है। इससे कभी देश का विकास नहीं हो सकता। एक बार इंदिरा के समय में एक बार ऐसा टाइम आया था कि प्लानिंग उनका ये बनाया गया था कि जो कंपनियों में ड्यूटी 8 घंटे का था, जो 24 घंटे में 3 शिफ्ट चलता था, ऐसी
ऐसा भी चाह रहा था कि 24 घंटा में 4 शिफ्ट चलाया जाए, यानी कि 6-6 घंटे की ड्यूटी। क्यों? इसलिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले। यदि मान लें किसी कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं, यदि उसको ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 6 घंटे किया जाए, 24 घंटे का शिफ्ट है, तो उसको यदि 4 भाग में बांट दिया जाए 6-6 घंटे का, तो उसमें 10 के बाद 12.5 करोड़ लोग उसमें खप सकते हैं। लेकिन आज तो सरकार उल्टे ही काम कर रही है। जहाँ पर 50,000 या कहिए कि 5,000 मजदूर काम करते थे, वो काम 500 में हो रहा है, 500 मजदूर में हो रहा है, सारा ऑटोमेशन हो गया। दूसरा कि ये जो सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, क्या इससे एक ऐसा इसमें क्या होगा, ये पूरा निजी क्षेत्र के ही बोलबाला हो जाएगा। अब आज का समय वो आ गया है कि सरकार का निजी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र का सरकार के ऊपर नियंत्रण है। जो निजी क्षेत्र, जो कॉरपोरेट घराने जो सरकार के लिए जो कहती है, वही काम सरकार को करना पड़ता है। आज यह स्थिति है दोस्तों। तो क्या इस तरह से देश चलेगा क्या? ये लेकिन आपको जो मैं बताया था ना कि विनिवेश, जो भारत विनिवेश मंत्रालय, ये भारत विनिवेश मंत्रालय ही है, लेकिन इसका नाम रखा गया है विनिवेश मंत्रालय, ताकि आम जनता इस बात को समझ ना सके। तो अब मज़े की बात है कि ये जो व्यवस्था है, क्या कभी भी किसी भी टाइम भी देश को धराशायी कर सकता है। कल को विदेशी कंपनियां सरकार को ब्लैकमेल करेगी, यार विदेशी मदद देना बंद कर देगी, उनको और ब्लैकमेल करेगी, तब आप क्या करोगे? तो ये सरकार की नीति है। क्या आप यदि यही चाहते हो, 2000 आगे मोदी सरकार ने जो 2025 के लिए जो नीति बनाया, 24 के लिए नीति बनाया है, उसमें मात्र 50,000 करोड़ रुपए की विनिवेश की नीति बनाया है। अभी चीन का 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का इनको इरादा है। कम, उन्होंने लक्ष्य कम रखा है। कम इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा कुछ हंगामा ना हो। लेकिन जैसे ही आपको सरकार सत्ता में आएगी, आप कंपनियां बेचने का लाइन लग जाएगा। सबसे सरकार के मुख्य रडार पर क्या है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, HPCL है, BPCL है, इस्पात उद्योग है। इन सारी कंपनियां के बिकने के लाइन लग जाएगी। अब आपको विचार करना है कि इन कंपनियों को देश का की सरकार का स्वामित्व होना चाहिए, या अडानी अंबानी या जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का स्वामित्व होना चाहिए। ये निर्णय आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। इन कंपनियों को बिल्कुल बेच के बर्बाद करना चाहते हैं, देश को खोखला करना चाहते हैं, या फिर सरकार के समाजवाद की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर विचार करिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। और यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी देखें इसको वीडियो को पूरा देखें, कम देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जय हिंद।